Good afternoon to everyone. Good afternoon. Good afternoon. ठीक है, चलो है ना। तो आज आप मेरे ख्याल लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, है ना। वी हैव स्टडीड द पीएन जंक्शन डायोड। आज हम डायोड के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एंड मोस्ट प्रोबब्ली हो सका तो ट्रांजिस्टर, है ना, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज्यादा बड़ी-बड़ी नहीं होती है, समझने वाली होती है ना। तो आज जो हम पहले तो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वे पीएन जंक्शन डायोड को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे जैसे कि आपका डायोड जो आपका सेमीकंडक्टर जो होता है उसको एज ए ट्रांजिस्टर हम किस तरह से यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ एप्लीकेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे पहला जो डायोड पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन होता है, हमें बोलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, है ना, कि भाई पीएन जंक्शन डायोड जो है इससे को हम एज ए रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं, है ना। तो रेक्टिफायर का पर्पस समझना कि कोई भी अगर रेक्टिफायर है तो उसका पर्पस होता है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर। वी कैन टॉक अबाउट द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि कन्वर्ट, है ना, एसी इनटू डीसी, है ना, कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में अगर चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपका रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो एज अ रेक्टिफायर वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है वो हम समझ सकते हैं सिंपली ऐसा कि जब पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं। एक तो होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला जो रेक्टिफायर होगा वी कॉल एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाँ, पहला जो रेक्टिफायर होगा दिस इज सिंपली नोन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाँ। पहला जो रेक्टिफायर है वी कॉल एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका स्ट्रक्चर सिंपल सा ऐसा हो जाए कि ये आपका कोई ऑल्टरनेटिंग सोर्स है जिसको कि आपको डीसी डायरेक्ट सोर्स करंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। देखो ट्रांसफार्मर का पर्पस ये होता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है ना ये लो वोल्टेज पे कन्वर्ट करती है। तो हम यहाँ पे स्टेप डाउन करते हैं ट्रांसफार्मर, तो इससे हम वोल्टेज क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो हमें वी यूज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। और यहाँ पे आप एक डायोड लगा दो, ये आपका कोई पीएन जंक्शन डायोड है, और इसके बाद, है ना, यहाँ पे हम लोड लगा देते हैं जिससे कि आपको आउटपुट लेना होगा यहाँ से, है ना। ये आपका हो गया लोड रेजिस्टेंस आरएल, इसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं। तो आपका पर्पस वही है कि यहाँ से तो आप अल्टरनेटिंग करंट का भेज रहे हो, यहाँ पे आपका डायरेक्ट करंट आउटपुट मिलना चाहिए, है ना। तो ये सिंपल से इस तरह से वर्क करता है। आप लोग जान दो कि अगर यहाँ पे एसी करंट है तो ये पॉइंट को अगर मैं ए ले लूं और ये पॉइंट अगर मैं बी ले लूं, है ना, तो अल्टरनेटिंग करंट में तो पोलैरिटी चेंज होती रहेगी ना। तो किसी इंस्टेंट में मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होने का मतलब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, है ना। कि कोई साइकिल आपने अप्लाई की इस तरह से तो इस इंस्टेंट में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये वाला चीज जब पॉजिटिव होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। कि अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो म्यूचुअल इंडक्शन में तो उल्टा हो जाता है ना, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया तो आपको पता है ये हायर पोटेंशियल पे हो गया और ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया। उस इंस्टेंट में ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। ये डायोड कैसा हो जाएगा, जैसे आपका फॉरवर्ड बायस्ड। तो जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो ये कंडक्ट करेगा, यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगी, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, है ना। लेकिन इसी में अगर उल्टा हो जाए ऐसा कि भाई किसी आपको पता है एक साइकिल के बाद जैसे ये था, अब जब ये साइकिल आएगी तो ये चीज पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, है ना। कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि बेसिकली ये चीज आपकी नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगी इस तरह से, है ना। तो ये वाला आपका नेगेटिव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो आप देखो कि जैसे ही नेगेटिव होगा अब ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो मतलब एक साइकिल के लिए अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो नेक्स्ट साइकिल के लिए क्या, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, कि आपका रिवर्स बायस्ड। ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, कि आपका रिवर्स बायस्ड, है ना। तो मतलब वही होगा कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट की बात करूँ, है ना, कि इफ आई प्लॉट द डायग्राम ऑफ व्हाट इज द इनपुट एट ए, कि भाई ए पॉइंट पे जो इनपुट होगा वो आप जस्ट इस तरह से प्लॉट करो। जो ए पॉइंट पे इनपुट है वो आपका इस तरह से ऑल्टरनेटिंग है,
है ना, क्योंकि आपको पता है तो कंटिन्यूसली ये पॉइंट पे चेंज होता रहेगा ना, कि अभी इस पे पॉजिटिव है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव हो जाएगा, अगले फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से नेगेटिव होगा। तो ये आपका इनपुट डाटा है। लेकिन अगर मैं आउटपुट का यहाँ पे डायग्राम बनाऊं कि भाई ये लोड रेजिस्टेंस से क्या चीज जाएगी, तो आपको पता है लोड रेजिस्टेंस से करंट तभी पास करेगी जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और वो फॉरवर्ड बायस्ड तभी होगा जब ये पॉजिटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल में ही क्या होगा, जैसे कि आपका फॉरवर्ड बायस, जब ये नेगेटिव वाला आएगा तो उसके लिए रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, तो उसको ट्रांसमिट करेगा नहीं। क्योंकि कल आपने पढ़ा था कि कोई भी डायोड जो होता है अगर वो आइडियल है तो जो आपका फॉरवर्ड बायस में एज अ स्विच क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है, और रिवर्स बायस में कैसे वर्क करता है, एज ओपन स्विच, तो उससे कोई करंट बेसिकली आपकी फ्लो नहीं होती है। तो ये तो इनपुट अटे हो गया। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट की बात करूं, भाई आउटपुट कैसा मिलेगा, तो आउटपुट को हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि सिर्फ इसमें पॉजिटिव ही ट्रांसमिट होगा, है ना, कि सिर्फ ये पॉजिटिव ही डायोड से ट्रांसमिट होगा, नेगेटिव तो ट्रांसमिट होगा, है ना, सिर्फ इसमें क्या चीज ट्रांसमिट होगा, पॉजिटिव ही ट्रांसमिट होगा, नेगेटिव इसमें ट्रांसमिट नहीं होगा। तो वही चीज है कि पहले तो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी, लेकिन अब इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जाएगी वो तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी ना, ये वाली करंट तो उसमें फ्लो होगी नहीं, कि सिर्फ जब करंट क्लॉकवाइज होगी वही इसके थ्रू पास करेगी। तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, जैसे कि आपकी यूनिट डायरेक्शन, तो इसमें तो करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज होता रहेगा, लेकिन जो आउटपुट रेजिस्टेंस के थ्रू करंट से डाउनवर्ड है ना, तो मतलब वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली आपका डायरेक्ट करंट। और दूसरी बात है कि इसमें बहुत सारे और भी साइकिल सुपर इम्पोज होते हैं, जैसे ये तो मैंने जस्ट एक वेव फॉर्म बनाया है, बहुत सारे साइकिल जब सुपर इम्पोज होंगे ना तो ऑलमोस्ट करंट कांस्टेंट है, इसमें तो लगता है करंट की वैल्यू वेरी कर रही है, भले नेगेटिव नहीं हो रही, लेकिन जब सुपर इम्पोज बहुत सारे साइकिल्स आप करोगे तो ऑलमोस्ट करंट क्या रहेगा, जैसे कि आपका कांस्टेंट है। तो जस्ट हम इस तरह से इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिर्फ आपने हाफ वेव को रेक्टिफाई किया, ये जो नीचे वाली वेव है वो तो ट्रांसमिट होगी, है ना, तो सिर्फ हाफ वेव इसमें क्या होता है, जैसे आपका रेक्टिफाई, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना, ये लिखो पहले आप। तो दिस इज नोन एज ए डायोड वर्क एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। या ऐसे मान लेते हैं एक जो नेक्स्ट आप यहाँ पे पढ़ोगे, वी स्टडी द फुल वेव रेक्टिफायर, हाँ, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में पूरी वेव रेक्टिफाई होती है, हाँ, कि जो नेक्स्ट चीज हम इससे पढ़ते हैं, वी स्टडी द फुल वेव रेक्टिफायर, हाँ, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें हम दो डायोड यूज करते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाँ, कि हम यहाँ पे यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, है ना, इसमें पूरी की पूरी वेव क्या होगी, जैसे कि आपकी रेक्टिफायर होगी, तो फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा हो जाएगा आपका कि ये आपका कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है ना, किस तरह से आपका कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है, ये आपने ले लिया ऐसे, ये आपका कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है, अगेन यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज होगा जो कि वोल्टेज को ड्रॉप करने में यूज होगा, है ना। अब इसमें दो डायोड लगे होंगे, एक डायोड यहाँ पे लगा होगा, है ना, और एक डायोड आपका यहाँ पे लगा होगा, D1 एंड D2, है ना, कि फुल वेव रेक्टिफायर में हम इसमें क्या यूज करेंगे, जैसे कि आपके दो डायोड हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपका यूज करेंगे, और यहाँ से एक कंडक्टर लगा होगा ऐसे, इस तरह से यहाँ से एक आपका कंडक्टर लगा होगा, है ना, और ये आपका इस तरह से यहाँ पे अर्थ हो, है ना, कि इसको हम यहाँ पे अर्थ कर देते हैं, और इससे फिर आउटपुट हम लेते हैं, कि आउटपुट जो होगा वो यहाँ पे हम ऑब्टेन करते हैं, ये आपका लोड रेजिस्टेंस, है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, आउटपुट जो ऑब्टेन करोगे वो आपका यहाँ पे करते हैं, है ना, तो इस टर्मिनल के क्रॉस हम क्या ऑब्टेन करते हैं, आउटपुट। पर्पस वही है कि ऑल्टरनेटिंग आप सप्लाई करोगे यहाँ से डायरेक्ट करंट आने, है ना, तो इसमें पर्पस एकदम प्रोसेस एकदम सिंपल सा है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर, है ना, इसमें जो ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर, है ना। सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर का मतलब यहाँ से जस्ट आपने एक वायर कनेक्ट कर दिया, तो जब वायर को कनेक्ट कर दोगे अर्थ को और इससे आउटपुट ले लोगे, तो इसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपके सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर। तो दो आपके डायोड हैं, एक तो आपका हो गया D1 और दूसरा डायोड आपका D2, तो इसमें सेम चीज है, एक पॉइंट आप यहाँ पे ए ले लो और एक पॉइंट आप यहाँ पे बी ले लो, है ना। तो आप लोग जान दो कि किसी स्टैंड में मैंने आपसे ऐसा बोला
कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये वाला तो आपका फॉरवर्ड बायस्ड होगा, क्योंकि ये अगर अर्थ है तो इसका पोटेंशियल तो जीरो हो गया, तो जीरो के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। लेकिन जीरो के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये नेगेटिव है, तो ये रिवर्स बायस्ड हो गया। तो इस तरह से जब साइकिल होगी तो ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कंडक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। हाँ, तो सिंपल सा थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बनाऊंगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट एट ई, है ना, कि भाई ए पे कैसा इनपुट होगा, है ना। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे कि ए पॉइंट पे इनपुट कैसा होगा, व्हाट इज द इनपुट एट ए, है ना, कि भाई ए पे जो इनपुट होगा उसका बेसिकली आपका किस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो जब आप इनपुट एट ए बनाओगे तो ए पे जो इनपुट होगी उसका अगर हम डायग्राम बनाए, वो डायग्राम आपका इस तरह से हो जाएगा, हाँ, कि दिस इज द डायग्राम ऑफ इनपुट एट ए, है ना। लेकिन यही डायग्राम अगर मैं इनपुट एट बी बनाऊं, ये तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा ना, इनपुट एट बी, क्योंकि किसी स्टैंड में अगर ये तो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब दोनों में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो जाएगा। ए पे जो इनपुट है और बी पे जो इनपुट है इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अगर इनपुट एट बी आप बनाओगे तो जस्ट आप यहाँ पे 180 का फेज डिफरेंस, है ना, यहाँ पे ये जो बनेगा वो आपका इस तरह से 180 के फेज डिफरेंस बन गया, है ना। अब जब हम आउटपुट बनाएंगे, वही सपोज में आउटपुट एट आरएल कितना होगा, भाई लोड रेजिस्टेंस में कैसा आउटपुट आएगा, तो आउटपुट के लिए जस्ट आप इस तरह का डायग्राम बना दो। आप ध्यान दो कि जब ये पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, लेकिन नीचे वाला जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस्ड होगा, तो इसको ये कनेक्ट कर देगा, हाँ, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आपका इस तरह से आ जाएगा, और ये जो कंडक्ट किया है वो डायोड 1 ने किया है ना, इसलिए तो रिवर्स बायस्ड है। अब जब नेक्स्ट साइकिल में होगी ये चीज नेगेटिव हो गई, तो आपको पता है ऊपर वाला डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया, नीचे वाला डायोड कैसे हो गया, जैसे कि आपका फॉरवर्ड बायस्ड, ये पॉजिटिव आ गया, तो इसने फिर से जो ट्रांसमिट किया है वो फिर से एक पॉजिटिव साइकिल को ट्रांसमिट कर दिया, तो बीच में जो गैप था वो नहीं आ रहा ना, ये पूरी की पूरी वेव को क्या कर रहा है, जैसे कि आपका रेक्टिफाई कर रहा है। ये ट्रांसमिशन आपका डायोड 2 से आ रहा है, ऐसे अगेन ये वाला डायोड अगेन किससे आ जाएगा, जैसे कि आपका 1 से, अगेन यहाँ पे डायोड आपका 2 आ जाएगा, तो पूरी की पूरी जो वेव होगी वो रेक्टिफाई हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो करंट होगी, है ना, चाहे आप किसी भी स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पे जो करंट होगी वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो, है ना, यहाँ पे जो करंट होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, जैसे कि आपका सेम होगा, चाहे आप ये कंडक्ट करो चाहे ये कंडक्ट करो आप, क्योंकि यहाँ से अगर जा रहा है तो करंट ऐसे जाएगी, है ना। इसमें भी लेंगे तो करंट जो होगी यही बात तो फॉलो करेगी, इधर तो करंट जाएगी नहीं ना, क्योंकि वो तो रिवर्स बायस्ड है। यहाँ पे ये वाली करंट जाएगी इस तरह से, इसमें फ्लो करेगी, तो यहाँ पे जो करंट करंट की डायरेक्शन होगी एक ही डायरेक्शन में होगी, मतलब उसी करंट को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट, है ना। तो ये होता है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो कई बार एग्जाम में आपके इसके बारे में लिखने को आता है कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर की फंक्शनिंग कैसी है एंड फुल वेव रेक्टिफायर की फंक्शनिंग कैसी है। तो जो भी चीज आप करोगे इसका, आप एनसीईआरटी के थ्रू इसको पढ़ो, पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, ये एनसीईआरटी के थ्रू ही ज्यादा हम अच्छे समझ पाते हैं किसी दूसरे बुक के बजाय, है? उसको थोड़ा सा ये आपका होता है फुल वेव रेक्टिफायर। है ना, ये आपका आ गया फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपका आ गया पहला एप्लीकेशन आ गया। दूसरा जो डायोड का एप्लीकेशन होता है रेक्टिफायर के बाद, उसको हम बोलते हैं जीनर डायोड, है ना, कि हम एक स्पेशल पर्पस डायोड की बात कर रहे हैं, दैट डायोड इज नोन एज ए जीनर डायोड, है ना। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, वी टॉक अबाउट द जीनर डायोड, जीनर डायोड ये हम पढ़ते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने बताया कि एक तो सिंपल डायोड है, दूसरा डायोड क्या है, जैसे कि आपका एक जीनर डायोड होता है। थोड़ा सा जीनर डायोड के बारे में नॉलेज, तो जीनर डायोड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जीनर डायोड इज स्पेशली डिजाइंड, या हम ऐसा बोल सकते हैं जीनर डायोड इज ए
specially designed heavily doped PN junction has a very sharp breakdown voltage. Has a very sharp breakdown voltage. And it work, है ना? And it operates in breakdown region, है ना? And it operate in breakdown region. है ना? तो ये आपके जेनर डायोड का बेसिक कंसेप्ट है. This is specially designed heavily doped PN junction has a very sharp breakdown voltage and it operate in breakdown region. है ना? मतलब फॉरवर्ड बायस इसमें होता ही नहीं. हमेशा जो होगा किसमें होता है कि आपका रिवर्स बायस. जब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो ये आपका करंट हो गया, ये आपका V हो गया. तो फॉरवर्ड को तो हम बनाएंगे नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे आपका इसमें. भाई बहुत कम करंट होगी, है ना? अचानक से ब्रेकडाउन आ जाएगा, है ना? इसी को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज. उसके बाद करंट में एक शार्प इंक्रीज, है ना? तो इस तरह का जेनर डायोड का स्ट्रक्चर होता है. और जेनर डायोड का हम सिंबल ऐसा यूज करते हैं, कल मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन जैसा साइन लगाया है ना? अब देखो जेनर डायोड की बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि जब ये ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है, और देखो इसका वोल्टेज तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन करंट चेंज हो रही है ना. वे वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, करंट इसमें क्या हो रही है, जैसे आपकी चेंज हो रही है. ये कई बार इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को ना हम जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं, है ना? इसको हम क्या होता है, जैसे कि आपका जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो जेनर डायोड की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि भाई जेनर वोल्टेज या वोल्टेज थ्रू जेनर डायोड लिख लो, है ना? कि भाई सिंपल सा हम ऐसा बोल सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड. ये वोल्टेज अक्रॉस जो जेनर डायोड होता है, इट रिमेन कांस्टेंट, है ना? द करंट थ्रू इट right varies over wide range, हाँ. तो इसमें जेनर वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन करंट एक वाइड रेंज में चेंज हो सकती है. आपको मैंने बताया था कि भाई ये वाला जो हम बनाते हैं, ये तो हम बनाते हैं जैसे कि आपका मिली एम्पियर में, लेकिन रिवर्स बायसिंग में ये आपका माइक्रो एम्पियर में. तो जो भी करंट होगी उसका वेरिएशन एक वाइड रेंज में होगा, इवन इफ वोल्टेज कांस्टेंट है ना? तो अब जेनर डायोड का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ गया ना कि भाई वोल्टेज तो कांस्टेंट है, करंट इसके थ्रू चेंज हो सकता है. तो जेनर डायोड कैसे वर्क करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, है ना? कि सिंपल से जेनर डायोड का जो आप जैसे सिंपल डायोड एज ए रेक्टिफायर वर्क करता है, वैसे जो जेनर डायोड है ना, ये वर्क करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर. ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क. यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट आ गया कि जेनर डायोड, है ना, जो जेनर डायोड होगा वर्क एज वोल्टेज रेगुलेटर, है ना? कि भले करंट चेंज हो जाए, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या रहता है, जैसे कि आपका कांस्टेंट है. तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर बनाऊंगा, तो उसका स्ट्रक्चर मैं ऐसा बनाऊंगा कि एक कोई आपका रेजिस्टेंस है, इसको हम सीरीज रेजिस्टेंस आरएस बोलते हैं, है ना? यहाँ पे आप लगा दोगे एक जेनर डायोड इस तरह से, जो कि ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करेगा, और यहां से आप आउटपुट ले लोगे ऐसे. ये आपका कोई लोड रेजिस्टेंस हो गया जिसके क्रॉस आपको कह लेना जैसे कि आपका आउटपुट लेना है ना? और यहाँ से हम इनपुट अप्लाई करेंगे, है ना? कि यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपका इनपुट, यहाँ पे आपको इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, और इस जगह से हम आउटपुट ले लेंगे, है ना? कि यहाँ पे जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, जैसे कि आपका आउटपुट ले लेंगे, है ना? कि भाई इनपुट वोल्टेज आप चेंज करते रहो, है ना? कि इनपुट वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका चेंज कर सकते हैं. प्रॉपर्टी होगी कि इनपुट वोल्टेज भले ही आप कितना चेंज कर लो, आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अभी आपने पढ़ा है
कि जेनर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है ना, इसको अगर मैं VZ बोल रहा हूँ, वही ब्रेकडाउन वोल्टेज ही है, VZ कांस्टेंट रहेगा ना। अब जितना मर्जी कर दो, ये वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है, भले इसके थ्रू करंट चेंज होती रहे, है ना। तो सिंपल सा हो सकते हैं, इफ वी चेंज इनपुट वोल्टेज, if we increase input voltage, increase input voltage, है ना। जैसे हम इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, देन करंट थ्रू RS and Zener diode also increases, and Zener diode also increases, है ना। भाई if you increase the input voltage, then current through the RS and Zener diode also increases, but output voltage VZ remain constant, है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई इसका VZ सपोज आपका 3 वोल्ट है ना, तो इनपुट आप 200 वोल्ट भी कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो उतना हाई वोल्टेज नहीं होगा, कभी होता है, लेकिन कितना भी वोल्टेज आप कर दो, तो यहाँ से करंट चेंज हो जाएगी, यहाँ भी करंट अलग होगी, यहाँ भी करंट अलग होगी, लेकिन ये जो वोल्टेज आउटपुट होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। और जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उतने इसका क्या होगा, वैसे क्या आपका आउटपुट वोल्टेज, है ना। तो जेनर डायोड के बारे में थोड़ा सा स्पेशली हम पढ़ते हैं कि भाई जेनर डायोड होता क्या है ना। और इसका ये VI कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज एकदम शार्प होती है ना। VB या VZ एक ही चीज होती है, कई बार हम इसको जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं, है ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज क्या होती है, सेम चीज है ना। तो जितनी मर्जी आप इसमें करंट चेंज करते हो, है ना, इसके थ्रू वोल्टेज क्या रहेगा, जैसे कि आपका कांस्टेंट है। तो इसी जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपका यूज करते हैं। तो कई न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर भी पूछे जाते हैं, मैं भी आपको दूंगा कि जेनर डायोड के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है, राइट। This is known as a Zener diode. क्या तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका Zener diode है। क्या करें, हाँ, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज आपकी, ये जानने के बाद, हाँ, इसमें जो कुछ आपके स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। जैसे आपने एक सिंपल डायोड पढ़ा एज ए रेक्टिफायर, दूसरा आपने पढ़ा बेसिकली आपका जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ऐसे कुछ और भी डायोड की वैरायटीज होती है, उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, है ना। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तो जो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, है ना, उसमें सबसे पहला जो डायोड होता है, उसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। फर्स्ट जो डायोड है वी कॉल्ड एज ए लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। सबसे पहला जो डायोड है वी कॉल्ड एज ए लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। इन शॉर्ट वी कॉल्ड एज एलईडी, हाँ। लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी आप जानते हो, एलईडी की तो पूरी इल्यूमिनेशन आजकल बेस्ड है ना। तो वही चीज है आपकी लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, एलईडी जिसको हम बोलते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड कोई अलग चीज नहीं है। लाइट इमिटिंग डायोड is simply, right, a forward biased PN junction diode, a forward biased, right, PN junction। ये आपका ये फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन होता है ना। कि भाई ये कोई अलग चीज नहीं है, इट्स सिंपली ए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, है ना। when forward biased is applied, when forward biased is applied, मतलब जब आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करने का मतलब होता है कि एक्सटर्नल सोर्स से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब फॉरवर्ड बायस जब अप्लाई किया। When forward bias is applied, then electron hole recombine, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन। वह इलेक्ट्रॉन होल क्या होता है, जैसे कि आपके रिकम्बाइन होते हैं एंड एनर्जी रिलीज,
and energy released in the form of light. In the form of light. है ना कि light emitting diode is simply a forward bias PN junction. When forward bias is applied, then electron hole recombine and energy release in the form of light. लाइट के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. सिंपल सा है कि पीएन जंक्शन डायोड है ना. इसमें जैसे हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करेंगे ऐसे एंड इससे लाइट रिलीज, इसी को हम बोलते हैं एलईडी, है ना. इससे लाइट क्या होती है, एनर्जी लाइट के फॉर्म में क्या होगी, आपकी रिलीज. तो जो एलईडी का सिंबल होता है वो सिंबल से आपका ही होगा, इधर सिंबल ऑफ एलईडी. सिंपल डायोड तो ये होता है, जब हम एलईडी बनाएंगे तो इससे लाइट इमिट करता हुआ शो करेगा. ये आपका लाइट इमिटिंग डायोड है ना. एनर्जी जो रिलीज होगी वो लाइट के फॉर्म में क्या होती है, जैसे कि आपकी बाहर. ये आपका हो गया स्पेशल पर्पस डायोड में सबसे पहले एलईडी है ना. दूसरा जो स्पेशल पर्पस डायोड है इसको हम बोलते हैं फोटो डायोड. जो सेकंड स्पेशल पर्पस डायोड आप यहाँ पढ़ते हो, वी स्टडी फोटो डायोड. जो नेक्स्ट पीएन जंक्शन डायोड आप पढ़ोगे सेकंड में, वी कॉल इट एज अ फोटो डायोड. फोटो डायोड. हाँ, तो जो लाइट इमिटिंग डायोड है फोटो डायोड उसका उल्टा है ना. कि जो फोटो डायोड होता है ना, कि इज ए फोटो डायोड इज ए रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन. रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, right, eliminated by radiation. हाँ, इससे रिवर्स बायस पीएन जंक्शन eliminated by radiation, है ना. कि भाई इससे रेडिएशन से इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, है ना, eliminated by radiation. ओके, है ना. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे ये अगर कोई पीएन जंक्शन डायोड है और इसको अगर हम रिवर्स बायस करें, है ना. रिवर्स बायस का मतलब बैटरी अगर हम इस तरह से उल्टी लगा दें तो आपको पता है करंट तो इसमें फ्लो होती है लेकिन बहुत कम करंट होती है. रिवर्स करंट जो होती है वो एक सैचुरेशन करंट ऐसे फ्लो होती है ऐसा. हाँ, कि कोई करंट फ्लो होती है लेकिन वो सैचुरेशन करंट जो होती है वो बहुत कम होती है. दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक करंट, I वर्सेस V का ग्राफ. क्योंकि ये कोई जनरल डायोड तो है नहीं जो ब्रेकडाउन मोड में काम करेगा. सिर्फ जनरल डायोड इज ऑपरेट अंडर द ब्रेकडाउन कंडीशन. ये जो सिंपल डायोड है तो उसका एक सिंपल सा बहुत कम इसमें करंट फ्लो, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, है ना. कि जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे, है ना, कि इन रिवर्स बायस very small current flow, very small current flow, है ना, known as reverse saturation current, known as reverse saturation current, है ना. कि आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, यहाँ बहुत कम करंट फ्लो होती है, उसी को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, है ना. तो क्या होता है कि अभी तो ऐसा है, लेकिन जब इसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट होता है किसी फोटो डायोड के ऊपर, है ना, कि भाई फोटो डायोड के ऊपर अगर कोई रेडिएशन इंसिडेंट होगा, है ना, सिंपल आप इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन रेडिएशन इंसिडेंट ऑन फोटो डायोड, व्हेन रेडिएशन इंसिडेंट ऑन right photodiode, then extra electron and hole pair generate, है ना. ऐसा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, है ना. वही चीजें एनर्जी देंगे ना, तो आपके वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में माइग्रेशन होगा, है. कि जब आप यहाँ पे कोई रेडिएशन से इंसिडेंट होगा, है ना, कि अब तक तो कोई रेडिएशन था तो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट एक कांस्टेंट फ्लो हो रही थी. जैसे उसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट होगा इस डायोड को एनर्जी मिलेगी ना, तो जो आपके वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स थे कुछ और आपके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होगा, एक्स्ट्रा होल भी जनरेट होगा, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा, जनरेट एंड रिवर्स
saturation current increase. Reverse saturation current increase. करंट इंक्रीज है ना, कि उस केस में रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है, इसकी आपकी इंक्रीज होती है ना, तो इसी को हम फोटोडायोड बोलते हैं भाई। पहले सपोज आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट कितना होगा, जैसे इसके ऊपर रेडिएशन आया रिवर्स सैचुरेशन करंट इस तरह से बढ़, जैसे से आप रेडिएशन बढ़ाओगे रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ता है, तो मतलब ये रेडिएशन को सेंस करता है। ये किस चीज को सेंस कर रहा है, बेसिकली आपके रेडिएशन, जो आपका कई बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेडिएशन थर्मोमीटर, आजकल बड़ा पॉपुलर है ना, मॉल वगैरह में जाते हो है ना, तो पहले ही आपके तरफ वो गन काम देता है ना, कि टेम्परेचर आपका ज्यादा तो नहीं है, वही उसमें डायोड तो लगा है भाई, उसमें फोटो डायोड तो लगा हुआ है कि आपका अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका रेडिएशन ज्यादा निकल रहे होंगे, रेडिएशन ज्यादा निकल रहे होंगे तो एक्स्ट्रा होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होंगे, तो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। तो इसी रिवर्स सैचुरेशन करंट से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट को प्रॉपर्ली अगर हम कैलिब्रेट कर दें तो उससे हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर है ना, तो ये फोटो डायोड होता है, ये रेडिएशन को क्या करता है, जैसे कि आपका सेंस करता है। जैसे जैसे आपका रेडिएशन बढ़ेगा रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी क्या होगी, जैसे आपकी इंक्रीज है ना, तो इस तरह से करंट की वैल्यू सैचुरेशन करंट रिवर्स बायस वाली क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये जो एपरेटस होता है वी कॉल्ड एज द फोटो डायोड है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका फोटो डायोड। तो ये आपका सेकंड स्पेशल पर्पस डायोड है ना, एक तो आपका हो गया लाइट इमिटिंग डायोड, दूसरा आपका हो गया जैसे आपका फोटो है ना। इसमें कई बार आप इस तरह से एक डायग्राम बना लेना कि भाई ये आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ना, ये तो आपका हमेशा रिवर्स बायस्ड होगा, तो इधर का तो मतलब बनता नहीं है। अगर किसी इंटेंसिटी I1 पे कोई रिवर्स सैचुरेशन करंट कितना है, तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। तो अगर I1 I2 इंटेंसिटी है देन I2 विल बी मोर देन ग्रेटर देन I1। ये दोनों जो है वो रेडिएशन इंटेंसिटी, ये क्या है बेसिकली आपकी रेडिएशन इंटेंसिटी। जैसे जैसे आप रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट उसके मान कर, राइट। इसी को हम बोलते हैं वी कॉल इट एज ए फोटो डायोड है ना, ये जो apparatus होता है वी कॉल इट एज ए फोटो डायोड है ना, किसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली आपका फोटो डायोड क्या बोलते हैं। तो ये आपका एक स्पेशल पर्पस है। थ्योरेटिकल चीज इसमें बहुत ज्यादा है थोड़ा सा सेमीकंडक्टर में, और इस बारे में मैंने बताई आपको, या तो ये आपको ये आता है या नहीं आता है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ टफ न्यूमेरिकल्स टाइप का नहीं होता, बस थोड़ा सा अगर कंसेप्ट ठीक से समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल्स उसके बहुत आसान है। और इसका जो सिंबल होगा किसी भी फोटो डायोड का जस्ट उल्टा, तो सिंपल डायोड तो आपने ऐसा बना दिया है, अगर ये फोटो डायोड है तो इसके ऊपर रेडिएशन ऐसे इंसिडेंट होगा, दैट्स द सिंबल फॉर द फोटो। ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका फोटो डायोड। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट स्पेशल पर्पस डायोड होता है उसको हम बोलते हैं सोलर सेल है ना, सोलर सेल भी इनफैक्ट एक डायोड ही है ना। जो थर्ड स्पेशल पर्पस डायोड होता है वी कॉल इट एज सोलर सेल है ना। तो सोलर सेल जो होता है सोलर सेल जो मेन पर्पस है, सोलर सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, कि लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। और उसका जो सिंपल सा होता है कि जो सोलर सेल होता है सोलर सेल इज ए पीएन जंक्शन विथ नो बायसिंग, इसमें कोई बायसिंग हम अप्लाई नहीं करते, कोई एक्स्ट्रा बैटरी की जरूरत नहीं है ना। जैसे आपने बोला कि भाई जो लाइट इमिटिंग डायोड है वो सिंपल फॉरवर्ड बायस है, फोटो डायोड रिवर्स बायस, इसमें सोलर सेल में कोई बायसिंग नहीं, विथ नो बायसिंग है ना। व्हेन लाइट
incident at its junction, है ना, then electron hole pair generated, pair generate, है ना, and current flow in the circuit, है ना। ये आपको होता है कि इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती है, तो एडिशनल बैटरी लगी होती है, जैसे हर केस में बैटरी लगी हुई है। ये इसको रिवर्स बायस कर रहा है, एलईडी को ये फॉरवर्ड बायस कर रहा था। जब हम सोलर सेल इस तरह से बनाएंगे तो जस्ट आपका ये कोई इस तरह से डायोड होगा, इसके साथ आप कुछ भी प्लॉट नहीं करोगे, नथिंग विल बी, हाँ, जस्ट इसको आप कनेक्ट कर दोगे, हाँ, जस्ट इसको हम क्या कर देंगे, जैसे कि आपका इसमें कोई आपका एक्सटर्नल बायसिंग नहीं होती। थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, इसमें क्या होता है ना कि जो जंक्शन होता है वो बहुत वाइड होता है, ये डिप्लेशन लेयर होती है वो वाइड होती है ना। ये आपका पी टाइप का हो गया, ये एन टाइप का हो गया, वाइड रिफ्लेक्शन लेयर, और कोई इसमें बाइसिंग बैटरी नहीं। तो जैसे यहाँ से कोई फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे, है ना, और इस फोटोन की जो एनर्जी होगी एच एफ, इफ इट इज ग्रेटर देन फॉरबिडन एनर्जी क्या है, कि फॉरबिडन एनर्जी क्या है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन करंट नहीं होते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे जो कि सर्किट में फिर मूव करेंगे, और सर्किट में जब ये मूव करेंगे तो इसमें क्या फ्लो होगी, बेसिकली आपकी करंट फ्लो, है ना, कि सर्किट में क्या होगी, बेसिकली आपकी करंट फ्लो होगी, और जब करंट फ्लो होगी तो इसी से आप बैटरी चार्ज करेंगे। मैं किसी भी जो सोलर सेल में ये तो होता है कि जैसे इसमें कोई लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ तो इसमें एक्स्ट्रा होल पेयर जनरेट होगा और वो इसमें मूव करेंगे, और इससे फिर हम कोई सिंपल सी केमिकल बैटरी चार्ज करेंगे, ऐसा प्रोसेस चलता रहता है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। वही मतलब है कि जो रेडिएशन वाली एनर्जी उसको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो चीज होती है सोलर सेल होती है, और सोलर सेल में एक्चुअली में जब इसका डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लो, ये सिंपल वायर है, कोई बैटरी नहीं, फिर भी रेजिस्टेंस तो होगा इसका, है ना। इसका सिंबल जो होता है वो सिंबल से हम इस तरह से बना, कोई भी अगर सोलर सेल है तो इसका जो सिंबल है वो ये होता है ना, कि भाई इस सोलर सेल का जो सिंबल आप बनाओगे इस तरह से एक सर्कल, है ना, और इसके पास हम इस तरह से आपका एक बार बनाओगे, द सिंबल फॉर सोलर, है ना, कि सोलर सेल का जो सिंबल होगा वो आपका ये होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि भाई एक सिंपल डायोड वर्क एज अ रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, जेनर डायोड वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करता है, और उसके बाद ये तीन डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड एंड सोलर, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज, ये बेसिकली चीज होती क्या है। हाँ, सर्किट में फ्लो हो रहा है, सर्किट करंट फ्लो इन सर्किट, करंट फ्लो इन सर्किट, जो भी क्लोज सर्किट बन रहा है उसमें क्या फ्लो होगा, जैसे कि आपकी करंट, इसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी में और पढ़ लेना, एग्जैक्टली वही चीज है जो एनसीईआरटी में लिखा, मैं कहीं भी थ्योरी में एनसीईआरटी से वैरी नहीं करता, तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो वही थ्योरी है जो एनसीईआरटी में, तो आई विल गिव फ्यू न्यूमेरिकल्स, उसको पहले अपने करो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, you can go for this question.
इसमें क्वेश्चन एकदम आसान होता है, बस कंसेप्ट आना चाहिए। हाँ, ऋषा सही है आपका आंसर। निमिषा, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, आई विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करूंगा बाद में आपको। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ो थोड़ा सा, अगर उसको नहीं आता तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसे। एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, फिर मैं बताता हूँ उसका। है ना? सही है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है आपका, है ना, एकदम सिंपल सोचना है आपने। भाई इसने बोला है कि भाई इनपुट वोल्टेज तो 17 वोल्ट है और जो जेनरेट वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है। इसको उल्टा बना देना, हो सकता है मैंने मेन डायग्राम में ना सीधा बना दिया होगा, तो जैसे इसमें बना हुआ वैसे ही होगा, उल्टा होगा, तो रिवर्स बैच होगा, अदरवाइज तो फॉरवर्ड बैच हो जाएगा। लेकिन जेनरेट डायोड हमेशा रिवर्स बैच होगा। तो इसके पास तो 9 वोल्ट होगा, लेकिन इनपुट तो आप 17 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो ना, तो एक्स्ट्रा कहाँ पे ड्रॉप होगा, यही तो ड्रॉप होगा। भाई जब 17 वोल्ट आप करोगे तो करंट यहाँ भी बढ़ेगी, यहाँ भी बढ़ेगी, हर जगह बढ़ेगी। इसके क्रॉस वोल्टेज तो चेंज हो नहीं सकता, जितनी मर्जी करंट जाए। हाँ, वोल्टेज जो एक्स्ट्रा होगा वो यहीं पे ड्रॉप होगा। 17 वोल्ट का जो 8 वोल्ट होगा इसके क्रॉस ड्रॉप, उसका जो आंसर होगा वो 8 वोल्ट है। मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सिंपल सोचें, 17 इनपुट वोल्ट था, आउटपुट 9 वोल्ट, तो फिक्स रहना जितना मर्जी आपका। तो जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको solve इसके क्रॉस क्या होगा बेसिकली आपका ये ड्रॉप, है ना। तो सही आपने आंसर बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का लेते हैं। कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ, आप सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। वैसे डिफरेंस होता है, उसको ठीक से करना होता है, एकदम सोच के आराम से क्या बोल रहा है ये। हाँ, निमिषा सही है। निमिषा मैं 16 सेल का बताऊंगा आपको, मैं डोंट वरी। वरिशा, डी ऑप्शन सही है आपका। हाँ सही है आपका वरिशा, आपका ध्यान से। हाँ सही बता रहे हैं। हाँ, पुलकित आंसर है इसका।
ठीक है, मतलब इसमें सिंपल चीज है ना, हम ऐसा आर चूज करेंगे ना कि जेनर डायोड के थ्रू कोई करंट नहीं है। वैसे तो करंट बहुत कम इसके क्रॉस भी जाती है, लेकिन आप ऐसा आर चूज करोगे ताकि सारी करंट जो होगा इधर चले, है ना। और ये कितनी करंट होगी आपने बताया 6 मिली एम्पियर, और ये आपका जो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, ये कितना एग्जैक्टली आपका 1 किलो ओम। तो भाई कि अगर ये चीज आपकी 6 वोल्ट है ना, और ये रेजिस्टेंस अगर 1 किलो ओम है तो 6 मिली एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ये दोनों तो पैरेलल है ना। तो हम सर्किट डायग्राम में हमेशा बना लेंगे, वह 6 मिली एम्पियर करंट ही इस तरह से अगर फ्लो हो रही है, इसके थ्रू नेग्लिजिबल करंट जा रही है, उसके आर कितना होना चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला कि भाई 6 इंटू 10⁻³ करंट है, और ये हो जाएगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो आर एन 1 किलो ओम सीरीज में हो जाएंगे, तो आर प्लस 10⁻³ आ जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालोगे, तो आर की वैल्यू यहाँ से जब आप निकालोगे तो 4 किलो ओम आ जाएगा, है ना। मींस डी ऑप्शन है ना, कि जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा इसलिए आपका सही है ना, कि जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा इसलिए आपका सही है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना, ये हम कर सकते हैं ऐसे। है ना, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी मैंने वो नहीं किया, है ना, तो इसमें इस तरह से आपने कर दिया, ये 30 वोल्ट है, इससे कोई करंट नहीं फ्लो होनी, है ना, तो इससे करंट नहीं फ्लो होगी, मीन्स करंट सिर्फ ऑर्डर में जाएगी। तो करंट तो 6 मिली एम्पियर है, 30 वोल्ट है, ये आर एन ये सीरीज में हो जाएगी। तो इससे आर की वैल्यू निकालोगे तो 4 किलो, वैल्यू ऑफ आर विल बी द 4 किलो, तो इससे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये आपका हो गया। वन बाय वन में देखता हूँ कौन से क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, वो सारे कर लेते हैं। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। गैलियम और आर्सेनिक फास्फोरस से बनाया गया एलईडी, एनर्जी गैप अगर इतना है तो जो लाइट इमिट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी है।
हाँ, निमिषा, your answer is correct. कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इसमें कुछ करना थोड़ी है। जो एनर्जी गैप है वही रेडिएशन में कन्वर्ट होता है ना। तो आप जानते तो हो कि जो एनर्जी इज इक्वल टू जो फोटोन की एनर्जी होती है वो एस सी बाई लैम्डा ही तो होती है। लैम्डा की वैल्यू एस सी बाई ई हो जाएगी, है ना। तो एस सी की वैल्यू 12,400 आप लिख लो या 12,040 लिख लो। और जो ई है वो इसने 1.9 बोला हुआ। तो इससे जब सॉल्व करोगे तो आपका मेरे ख्याल से बी ऑप्शन सही आ जाएगा। बी ऑप्शन में सी जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 654 नैनोमीटर होगी, नैनोमीटर वाली। हाँ, मीन्स आपका बी ऑप्शन सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब वापस से वैलेंसी बैंड में जाएगा तो एनर्जी गैप को रिलीज करेगा ना, एक्वायर करके वो उसने कंडक्शन बैंड में किया था। तो वापस से वैलेंसी बैंड में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, वही तो लाइट का सोर्स है ना। वही किसका सोर्स है इसलिए आपके लाइट का। तो यहाँ से 654 नैनोमीटर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से लैंग्वेज कुछ भी हो, फॉर्मूला बेसिक्स यूज होते हैं इसमें। तो बहुत ज्यादा ऐसा कोई टफ चीज नहीं है ये आपका गैस। ये कर चुके, ये कर चुके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
क्या आंसर आ रहा है देखो जरा से। एम्स के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं यार, अब तो एम्स जैसा कोई एग्जाम ही नहीं है। कहने वैसे सही हो गया एक एग्जाम। एम्स वाले परेशान पड़ा जाते हैं। कई बार बच्चे नीट में रैंक याद आता तो लगा एम्स में पीछे चले गए, है ना। पुराने क्वेश्चन बड़े पूछते हैं। नीट फिर भी ठीक है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है उसमें। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना। देखो इसमें इसने ये बोला हुआ है कि भाई वोल्टेज इसके क्रॉस कांस्टेंट है 0.5 और मैक्सिमम पावर 100 मिली वॉट। तो सर्किट में करंट मैक्सिमम आ जाएगी ना कितनी होगी। अगर मैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, जब पावर मैक्सिमम होगी तो करंट भी मैक्सिमम होगी। और पावर मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट मैक्सिमम, है ना। तो पावर मैक्सिमम तो इसने 100 मिली वॉट दिया हुआ है, 100 इंटू 10⁻³ वोल्टेज तो उसके क्रॉस कांस्टेंट ही है 0.5। यहां से इसकी मैक्सिमम करंट आई, है ना। यहाँ से मैक्सिमम करंट जब आप निकालोगे इस तरह से, तो आई मैक्स की जो वैल्यू होगी ना, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। कि आई मैक्स जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो जो आई मैक्स की वैल्यू होगी वो 0.2 एम्पियर है ना। अब आपका काम आसान है, 0.2 एम्पियर करंट अगर यहाँ पे फ्लो होना है ना, तो कितनी बेसिकली आपकी यहाँ पे 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होना है, तो कितना ये रेजिस्टेंस आर होना चाहिए, हाँ, वक्त आ गया कि भाई 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होना है। वोल्टेज का थोड़ा ध्यान रखना, 1.5 वोल्ट तो बैटरी का वोल्टेज, लेकिन यहाँ ड्रॉप हो रहा है 0.5 वोल्ट का। नेक्स्ट वोल्टेज वोल्टेज जो हो गया 1.5 बाई 0.5, 1.5 यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, है ना। तो ये है एक, यहाँ पे ड्रॉप भी तो हो रहा है। ड्रॉप मतलब यहाँ पे जो बैटरी लगी होगी वो इस तरह से उल्टी लगी होगी, तो 1.5 से इसका माइनस करेंगे तो नेट वोल्टेज इतना हो गया भाई। आपको रेसिस्टेंस से डिवाइड करना, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो जैसे आप आर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, आर विल गेट, यहाँ से आर की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 5 ओम आ जाएगी, है ना। तो 5 ओम आपका आंसर आ गया। इससे मैक्सिमम करंट तब फ्लो होगी जब ये रेजिस्टेंस कितना होगा, जैसे कि आपका 5 पावर मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। करंट मैक्सिमम 0.2 एम्पियर है, 0.2 एम्पियर फ्लो होने के लिए कितना रेजिस्टेंस होगा, तो आर की वैल्यू आपने 5 ओम निकाली, आर की वैल्यू 5 ओम आ गया, है ना। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो सी आंसर इज, सी ऑप्शन क्या होगा वैसे कि आपका सही है।
दूसरा सिंपल सर्कल है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये आपका सी ऑप्शन आगे। क्या कर सकते हैं इससे, ये आपका आ गया, ये हो गया, ये कर लिया आपने। ये कर ही चुके थे आप। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, कैसे कर लोगे आप? कौन सा डायोड फॉरवर्ड बैस्ड है, ये आपको बताना है। कौन सा सेटअप इज द फॉरवर्ड बैस्ड? ये कई बार पूछते हैं। हाँ, वरिशा आपका आंसर सही है। Namisha, your answer is correct. हाँ, Ravi, your answer is correct. सही बता रहे हो। हाँ सही है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि भाई एक तरफ 7 वोल्ट है, दूसरी तरफ 5 वोल्ट है ना? तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो ये 7 5 से ज्यादा है ना, तो ये तो पावर बैस्ड होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नो नीड टू एक्सप्लेन। बाकी सारे रिवर्स बैस्ड। सारे में पी का वोल्टेज कम है एज कम्पेयर टू द एन। पावर बैस्ड में पी का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द एन। वो सिर्फ सी ऑप्शन में आ रहा है। तो सी फॉर कैट ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना? बाकी सारे जो है ए बी एंड डी जो है वो रिवर्स बायस है। तो फॉरवर्ड बायस आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। किस तरह से हम फॉरवर्ड बायस को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, ये आप कर सकते हो। मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। जिसको ध्यान से समझेगा सर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है।
हाँ, निमिषा और आंसर इज करेक्ट, सही बताया हमने। देखो कुछ नहीं इसमें, आप इस तरह से देखो, इसमें डी ऑप्शन सही है ना, इस तरह से सही है डी ऑप्शन, है ना, कि इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। क्या होता है एक्चुअली में, जैसे मैंने बोला ये रेफरेंस लाइन है, इसका वोल्टेज 0 है और ये कोई ए पॉइंट है ना, तो अगर पोटेंशियल ऑफ ए 0 से ज्यादा होगा तभी तो 0 के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल होगा, तो तभी ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। और जब ए पॉइंट का पोटेंशियल लेस देन 0 होगा, ये रिवर्स बायस्ड होगा, है ना। तो डायोड की प्रॉपर्टी होती है फॉरवर्ड बायस पे तो कंट्रोल ये ट्रांसमिट करता है। तो आपके पास जो इनपुट सिग्नल था वो ऐसा था, भाई यहाँ पे किसने 0 की लाइन बनाई हुई और ये आपका 5 हो और ये आपका -5, तो आपको पता है जब मैं यहाँ पे कहीं पे भी रहूंगा साइकिल के कहीं भी यहाँ पे, यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है ना वीए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो फॉरवर्ड बायस होगा। और लेकिन मैं यहाँ पे अगर इसके नीचे कहीं पे भी रहूंगा तो यहाँ पे वीए पे जो पोटेंशियल है वो लेस देन 0, तो मतलब ये रिवर्स बायस होगा। मतलब इस सिग्नल के लिए ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है, और इस सिग्नल के लिए यहाँ से यहाँ और यहाँ के लिए रिवर्स बायस, ये चीज ट्रांसमिट नहीं होगी ना। जो ट्रांसमिशन होगा आउटपुट में जो आपको मिलेगा सिर्फ ये मिलेगा, 0 और ये 5, हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन मिलता है। 0 के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल जो होगा वही इसी के लिए फॉरवर्ड बायस्ड होगा। उसके रिस्पेक्ट में जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा जहां पे भी ये सारे पॉइंट के पोटेंशियल 0 के रिस्पेक्ट में कम, तो उसके लिए जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस्ड होगा, तो उसको ये ट्रांसमिट नहीं करेगा, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो वन लास्ट क्वेश्चन, आज मैंने एक्चुअली जानबूझ के ना ट्रांजिस्टर स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ट्रांजिस्टर थोड़ा सा ना एक टफ चीज है ना, जो कि एक एज ए मतलब वन कंप्लीट क्लास में ही पढ़ना होता है। तो कल हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, है ना, तो टुमारो विल स्टडी द ट्रांजिस्टर एज ए वन कंप्लीट क्लास, है ना। तो एक इसमें लास्ट क्वेश्चन कर लो, है ना। छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं लेकिन वो आपको अगर थोड़ा सा भी नहीं आया ना तो क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ये भी। थोड़ा सा आरसी का कंसेप्ट इसमें यूज होगा, बहुत हल्का कंसेप्ट है।
हमेशा देख वरिष्ठ थोड़ा उल्टा तो नहीं बता रहे हो कहीं? ओके, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है आसान सा वैसे। देखो दो डायग्राम बने हुए हैं, आपको पता है। एक कैपेसिटर इस तरह से बना हुआ है, इसके ऊपर चार्ज सीवी है, इसके ऊपर भी सीवी है। एक में डायोड ऐसा लगा हुआ है, एक में डायोड ऐसा लगा हुआ है। तो आपको देखते समझ में आ गया कि ये जो सिचुएशन है वो फॉरवर्ड बायस। अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो होगा, है ना, और कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। इस केस में कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यू, ये आपने उसमें पढ़ा था, माइनस टी बाई आर सी, है ना। सीवी अगर इनिशियल चार्ज है तो किसी टी टाइम के बाद चार्ज की वैल्यू होती है, डिस्चार्ज अगर होता है। तो इसमें टाइम की वैल्यू बोला है कि भाई आपको जो चार्ज निकालना है जब टाइम इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट आरसी वैल्यू निकालना है। यहाँ से Q की वैल्यू आ गई सीवी इंटू ई टू द पावर, जब टाइम इतने पुट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इस टाइम के बाद चार्ज की वैल्यू सीवी बाई ई होगी। तो फर्स्ट केस में तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो सिंपल डिस्चार्ज वाले फॉर्मूले से चार्ज इस टाइम के बाद सी बाई ई हो गया। फिर इसमें आप देखो कि ये तो रिवर्स बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है तो नो करंट विल फ्लो, इसमें करंट फ्लो होगी नहीं ना। अगर करंट फ्लो नहीं होगी कैपेसिटर विल नॉट डिस्चार्ज, कैपेसिटर विल नॉट डिस्चार्ज। और कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा तो कितना भी टाइम हो जाए चार्ज तो उसमें वही रहेगा ना, जिस पे जो चार्ज होगा किसी भी टाइम के बाद सी भी रहेगा, है ना। तो इस टाइम के बाद इसका चार्ज तो कम होगा, सी बाई ई हो जाएगा, ये तो डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन ये रिवर्स बायस है, डिस्चार्ज होगा ही नहीं, तो इसका चार्ज सीवी रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही होगा, है ना। कि इस केस में सी बाई ई होगा, इस केस में सी है। तो बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन विल बी द करेक्ट, राइट। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का बेसिक मतलब क्या है, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। टुमारो विल स्टडी द नेक्स्ट क्लास, वी विल स्टडी द ट्रांजिस्टर, है ना। ट्रांजिस्टर के लिए पूरी हम एक क्लास लेंगे, एक क्लास ट्रांजिस्टर लगेगी, एक क्लास में लॉजिक कोड गेट्स पढ़ लेंगे हम, और एक क्लास में कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पूरा का पूरा जो 3 क्लास का आपको 3 क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस 12th का आपका फिनिश हो जाएगा, राइट। देन वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग द टॉपिक ऑफ 11। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय।